ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, छात्रों के खिलाफ सरकार ने छेड़ा युद्ध। प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं देश के युवा। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रही है केंद्र सरकार और इनके आदर्श हैं नाथूराम गॉडसे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर साधा आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कहा, भविष्य की बात नहीं करने देता आरएसएस। दबाई जा रही है छात्रों की आवाज। बीजेपी चाहती है कि देश में हो एक ही सोच। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और दूसरे आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा, कानून का पालन करें छात्र। उमर को गुप्त जगह पर सरेंडर करने की दी इजाजत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का यू टर्न। कहा, देशद्रोह के आरोपी कन्हैया की जमानत का करेंगे विरोध। जेएनयू कैंपस में है सभी आरोपी। आरोपियों को दिया गया है काफी मौका। जरूरत पड़ने पर उठा सकते हैं कोई भी कदम। भोपाल में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने की सरकार के फसल बीमा योजना और जनधन योजना की तारीफ। कहा, सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। 3 महीने बाद मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार गठन के वक्त इस सरकार के सामने जो चुनौतियां और जो सवाल खड़े थे वो अब भी बरकरार हैं, वैसे ही हैं। हालांकि आज संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की विधिवत शुरुआत हो गई और अभिभाषण के जरिए सरकार ने अपनी उपलब्धियां और अपना एजेंडा भी सामने रख दिया। मसलन सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य और प्रधानमंत्री जनधन योजना की तारीफ के साथ कई बातें की गई और पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाकर संसद चला सकती है? पिछले शीतकालीन सत्र और मॉनसून सत्र का हश्र हम सब जानते हैं, देख चुके हैं। हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। इस बार भी विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। हालांकि आज पीएम मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से यह कहा कि सरकार की तीखी आलोचना होने दीजिए और उसकी कमियां रेखांकित होने दीजिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद के बजट सत्र में व्यापक चर्चा होगी, लेकिन जिस उदारता से पीएम मोदी ने आज तीखी आलोचना होने देने की बात कही है, उससे उलट उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को नोएडा में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे शिलान्यास के वक्त यह कहा था कि विपक्ष संसद का सत्र चलने नहीं दे रहा है, काम करने से रोका जा रहा है और लोकसभा में उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे जनसभा में अपनी बात कह रहे हैं। सवाल है कि क्या पीएम को अब संसद में विपक्ष की भूमिका का एहसास हो रहा है? क्या पीएम को अब लगने लगा है कि बिना विपक्ष की मदद से संसद को चलाना बेहद मुश्किल है? दरअसल जीएसटी और रियल एस्टेट समेत 32 विधेयकों को सरकार बजट सत्र में
पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि जीएसटी बिल मोदी सरकार का सबसे बड़ा मौजूदा सुधारवादी एजेंडा है, जिसमें पिछले 2 सत्रों से कांग्रेस रोड़े अटकाती रही है। इस बार जीएसटी बिल समेत तमाम बिल पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और लेफ्ट के तीखे तेवर फिलहाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेएनयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एफटीआई, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम लिया और कहा कि हमारी चिंता का अहम विषय है, वो दरअसल एक लिफाफा है जिसके अंदर के मजमून को मोदी और उनके सिपह सालार तो समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस पहले के 2 सत्रों के ही ढर्रे पर आक्रामकता का ऐसा चोला ओढ़कर सामने आएगी जिससे निपटना सरकार के लिए सियासी चतुराई का काम होगा। इन सारे मसलों पर आज हम बात करेंगे प्राइम एजेंडा में। तो संसद का बजट सत्र पारंपरिक तरीके से उन्हीं औपचारिकताओं को पूरा करते हुए शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया और अभिभाषण में सरकार के कामकाज की झलक, उपलब्धियां, प्राथमिकताएं वगैरह वगैरह गिनाई गई। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस सत्र में, उसमें आर्थिक सर्वे है, रेल बजट है, देश का आम बजट है, इसके अलावा जीएसटी बिल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, रियल एस्टेट बिल है। अब देखना यह है कि पिछले 2 सत्र जिस तरह की कार्रवाई के भेंट चढ़े हैं, क्या इस बजट सत्र का नजारा भी वैसा ही होगा या फिर हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्ष से हो या सत्ता पक्ष से, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और देश में कुछ कामकाज आगे बढ़ेगा। हालांकि जिस तरह का माहौल है, चाहे वो रोहित वेमुला के मुद्दे पर हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगने के मुद्दे पर हो, इसके अलावा पठानकोट के हमले के मुद्दे पर हो, या फिर जो जाट आरक्षण की आग हरियाणा में जिस तरह से लगी है उस मुद्दे पर हो, लगता ऐसा है कि संसद का माहौल वैसा ही रहने वाला है। फिर भी हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि जैसे ही सत्र ये कल से शुरू होगा, एक बात सामने आएगी कि साहब टैक्स पेयर का पैसा क्यों नहीं कार्रवाई चल रही है, विपक्ष क्यों नहीं रचनात्मक भूमिका निभा रहा है, सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे आज प्राइम एजेंडा में कि क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, जल्दी से अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी आज की इस डिबेट में हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रत्यूष नंदन साहब, नेता जेडीयू, हमारे साथ इस डिबेट में हैं। और प्रत्यूष जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों में ही शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लिहाजा सड़क पर जो संघर्ष चल रहा है और सरकार पर छात्र विरोधी होने का जो आरोप लग रहा है, उसमें अब जेडीयू की भूमिका किस तरह की रहेगी, थोड़ा हम अंदाजा लगाएंगे। हमारे साथ लेफ्ट की तरफ से सीपीआई नेता प्रवक्ता अमीर हैदर जैदी साहब हैं। जैदी साहब बहुत स्वागत है आपका भी। 2 खास मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता जेपी अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ महिला नेताओं में शुमार तेजतर्रार नेता आरती मेहरा साहब हैं। आरती जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आप सत्ता में हैं और सरकार की कमान हम सब जानते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और फिर वही लाइन कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, हम ये जानना चाहते हैं मैम कि क्या कुछ खास तैयारी है, क्योंकि मुद्दों की बिसात तो बिछी हुई है, आपके सामने कामकाज को आगे बढ़ाने का एजेंडा है और विपक्ष के सामने अपने मुद्दों को सदन के भीतर स्वर देने का एजेंडा है। कौन कामयाब होता दिख रहा है? देखिए, लगातार कामयाबी की ओर बढ़ती हुई भारत की ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वादा करके आई थी, सबका साथ सबका विकास और भारत को एक श्रेष्ठ भारत में बदलने के लिए, तो राजीव जी पूरी तरह से उसमें अपने बनाए हुए विजन को लेते हुए, ये भी सच है कि बहुत सी साजिशें हैं, बहुत से कॉम्प्लेक्सेस हैं, पार्टियां दूसरी जो हैं वो सकते में है कि नरेंद्र मोदी इतना अच्छी सरकार कैसे चला सकते हैं, विश्व में ऐसी पोजीशन कैसे पा सकते हैं जब पूरे विश्व में इतनी आर्थिक मंदी और इतना
डाउनवर्ड ट्रेंड चला हुआ है और भारत में एक विश्व नेता की तरह उभरे, तो ये लगातार सेशन न चलने देना, हर तरह से गतिरोध पैदा करना, बहस न करना। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि आप बहस करें। मेरे बड़े ही आदरणीय जेपी अग्रवाल जी मन मुस्कुरा रहे हैं, बट जेपी जी जानते हैं कि मैं जो कह रही हूं उसके अंदर की, वो चाहे चैनल पे माने या ना माने, कि उसके अंदर की सच्चाई जो है वो कितनी है जी। क्योंकि जिस तरह से आज अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति जी का, और उसमें जिस तरह से जो नारे थे, वो नारे नहीं, वो मिशन के रूप में लेके एक एक पॉइंट को, मतलब 21 करोड़ जन धन खाते खुल जाना और फिर मनरेगा को पूरा का पूरा रिवैम्प करके उन गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा जाना जी, और डिसबर्समेंट ठीक तरह से होना जी, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन विश्व में ये लैंडमार्क स्थापित किए, वर्ल्ड बैंक ने इन सब की बहुत प्रशंसा की है। आप डिटेल में पूछेंगे तो मैं एक एक विषय पे डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। हम पहले डिबेट को थोड़ा विस्तार देने आपने जेपी अग्रवाल जी की मुस्कुराहट का जिक्र किया। जेपी अग्रवाल जी की मुस्कुराहट का आपने जिक्र किया, वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये बात तो अभी हम उनसे जानेंगे, लेकिन आपने सरकार के विजन के बारे में कहा। आरती जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसा विजन है जो नेताओं के या प्रधानमंत्री के भाषणों में और सदन के भीतर तो एक दिखता है, लेकिन सड़क पर और दूसरी जगह वो दूसरी स्थिति में दिखता है। आपको नहीं लगता कि ये बड़ा विरोधाभास है? जैसे एक टैगलाइन चुनाव से लेकर अब तक, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं दिखता, वो हमें जेएनयू में नहीं दिखता। आज जंतर मंतर पर, अंबेडकर नगर से लेकर जंतर मंतर पर रैली हुई, छात्र ये कह रहे हैं कि साहब सरकार एक तरह से पूरी तरह छात्र विरोध में खड़ी हो गई है। ये जो कथनी करनी है बहुत अच्छी बात है, भाषणों में अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, जनधन योजना का जिक्र करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। ऐसा क्यों है मैम, ये बताइए। नहीं, आपको जो तस्वीर है राजीव रघुनंदन जी, वो तस्वीर कुछ हजारों की नजर आ रही है, लेकिन जीवन का परिवर्तन जो हो रहा है, जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो स्टार्टअप इंडिया है, जो स्किल इंडिया है, जो डिजिटल इंडिया है, जो मेक इन इंडिया है, वो लाखों में हो रहा है, करोड़ों में पहुंच रहा है। तो पॉइंट ये है कि मैं यही कहना चाहती हूं कि विपक्षी दल हमारी विकास की रफ्तार को, हमारी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस तरह से लगता है और वो ये गतिरोध पैदा करा रहे हैं। और जिस तरह के गतिरोध आ रहे हैं उसमें आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हुआ है, देश सर्वोपरि है, देश के खिलाफ नारा नहीं चल सकता। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सीधा चुनौती है न्याय प्रणाली को। उसको कैसे सहा जा सकता है? हम कोई ऑपोजिशन में थोड़ा ना कर रहे हैं, ठीक, मतलब सरकार स्टूडेंट छात्रों के खिलाफ कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। हाँ। और ये तो बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील सरकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परसेप्शन गलत फैलाने की कोशिश, फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। पैनल थोड़ा बड़ा है, हम सबको लाना चाहते हैं कि ये जो सेंसिटिव सरकार है, मानते हैं जी मैम, ये जो सेंसिटिव सरकार है, इसकी सेंसिटिविटी फिर छात्रों को लेकर कहां चली जाती है, और क्यों इस सेंसिटिव सरकार में फिर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है और एक ये छवि बनाने की या बनने की कोशिश होती है कि साहब ये सरकार छात्रों की नहीं सुन रही है और ये छात्र विरोधी सरकार हो गई। आरती जी, आते हैं हम अगले हिस्से में आपके पास। हम जरा आपकी बात का जवाब ले लें जेपी अग्रवाल साहब से। जेपी अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आरती जी इतनी अच्छी बात कह रही है कि सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, ये विजनरी सरकार है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बढ़ रही है और आप लोग घबरा रहे हैं। अभी 4 राज्यों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां उड़ीसा से उन्होंने एक जिक्र किया था कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिशें हो रही हैं। आप सर क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
सर, आरती जी दिल्ली की मेयर रही हैं जी। और मुझे ये उम्मीद थी कि आज जो लकीर बीजेपी ने ले रखी है बोलने की, वही मुद्दे, वही बातें कलमबंद तरीके से, वो सारे प्रवक्ता इनके वही बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश कोई आज नहीं बना, कोई आज पैदा नहीं हुआ। अगर आपको चलाना नहीं आता तो ये विपक्ष का दोष नहीं है। अगर आप अपने घर को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, आप सबको साथ नहीं ले सकते, आप उनकी भावना को नहीं समझ सकते, तो ये सरकार चलाने वालों की गलती है और उस गलती का एहसास उन्हें अभी नहीं हुआ और देर से होगा जी। जब और थोड़ा समय निकल जाएगा और उनको लगेगा कि अब हम डूब रहे हैं। 2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, इन्होंने 1% भी कोई तब्दीली जो सरकार चल रही थी उसमें नहीं कर पाए। ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने डिपार्टमेंट, इतनी पॉलिसी बनी हुई है सरकार की, क्या किसी को बदल पाए? सिर्फ एक इन्होंने प्लानिंग कमीशन को बदलने की कोशिश करी, उसमें भी नाकामयाब हो गए, सिर्फ उसका नाम बदल पाए। पार्लियामेंट चलाना किसका काम है? सिर्फ एक सरकार का काम है? क्या सिर्फ अपोजिशन का काम है? अगर अपोजिशन का काम है तो फिर सरकार काहे के लिए है? आप सरकार में बैठे हैं, आप सरकार में ये ध्यान रखें कि जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो कोई नए नहीं है, कोई पहले दिन कोई चुनाव जीत कर नहीं आए। उन्होंने सालों सरकारें चलाई हैं और हम इस स्तर पे आए हैं कि दुनिया के 8 बड़े देशों में से एक हिंदुस्तान है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या कर देंगे और उस क्या कर देने में आप जबरदस्त तरीके से फेल हो रहे हैं। आप कोई मुद्दा देख ले, इंटॉलरेंस का मुद्दा देख ले, आप जो कार्रवाई इन्होंने जेएनयू में की है, जो बच्चों के साथ कार्रवाई की है, जो इनकी जो समाज के खिलाफ एक दूसरे को लड़वाने की साजिश है, जो हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने की साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन मुद्दों को इन्होंने हिंदुस्तान के सामने रखा है वो सारे मुद्दे पहले से हैं। क्या अब इन्होंने कहा कि साहब मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या यहां से एक्सपोर्ट नहीं होता? क्या एग्जीबिशंस नहीं लगती? क्या यहां से हमारे जो व्यापारी है बाहर नहीं जाते? क्या इंपोर्ट नहीं होता? क्या यहाँ कारखाने नहीं लगे? सबसे पहला बीएचईएल का कारखाना लगा 1954 में, सबसे पहला डैम बना भाखड़ा नागल। मेरी ये नहीं समझ में आता, कुछ ऐसा होता है जैसे वो नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है और वो उन्हीं बातों को बोले जा रहे हैं। मुझे लगता है संजीदगी से बैठकर काम करने का वक्त है। आप जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उनको आप उठा नहीं पाते, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उनको आप अपने मन की बात में नहीं कहते और इधर उधर जाकर दाएं बाएं उसे करते हैं। जो इनके साथ सहयोगी चल रहे हैं उनको ये रोक नहीं पाते। ठीक। वो हर वक्त नफरत पैदा करने की बात करते हैं, जहर घोलने की बात करते हैं। ठीक। आप अपने एजेंडे को हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते। आपका एजेंडा हो अपनी पार्टी के अंदर रखे। ये देश में कानूनी तौर पर सबको अपनी राय देने का और मजहब के कानून के दायरे में अपने मजहब को मानने का पूरी तरह से हक है। जो देशद्रोही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई उसके लिए मना नहीं करता। जेपी साहब, एक बात और कहना चाहता हूं। जी जी कहिए। जब ये हमें शिक्षा देते हैं टॉलरेंस की, जब हमें शिक्षा देते हैं, ये कहते हैं देशद्रोह के नारे लग रहे हैं। सर, इनकी दोस्ती है पीडीपी से और आपने देखा कि पीडीपी किस तरह उसकी साजिश में शामिल है। किस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से हमने यहाँ अपना सरकार बनाई है जम्मू एंड कश्मीर में, तब तो बीजेपी नहीं बोली और इन्होंने उनसे मिलकर वहां सरकार बना ली। ठीक है सर। मुझे लगता है बहुत सारी चीज कम है। एक पैसे का रोजगार नहीं मिला, एक कोई नया कारखाना नहीं लगा, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा तब्दीली आई हो। जी। जमीन के दाम गिर गए, जेपी साहब व्यापारी बुरी तरह परेशान है। ठीक है, हम अपना दूसरे पैनलिस्ट पर आना चाहते हैं। आरती जी, हम जेपी साहब जो कह रहे हैं और उस पर जो आप काउंटर करना चाहती हैं जवाब लेंगे, लेकिन एक एक बार हम रिएक्शन ले लें, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि इस बजट सत्र में जो रेगुलर कामकाज है, जैसे आर्थिक सर्वे है, रेल बजट है, आम बजट है, इसके अलावा क्या कुछ और कामकाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जो देश हित से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें तरजीह मिलेगी या फिर जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसके शोर शराबे में यह बजट सत्र चला जाएगा? हम प्रत्युष जी के पास आए, इससे पहले हम जरा जैदी साहब को चर्चा में लाना चाहते हैं। जैदी साहब, एक तो जेपी साहब ये टिप्पणी कर रहे थे कि साहब अपने मन का एजेंडा सरकार लागू करना चाहती है,
पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उससे एक बात तो हुई है कि विपक्ष को एकजुटता मिली है, चाहे वो रोहित वेमुला के मुद्दे पर हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मुद्दे पर हो, कमोवेश जाट आरक्षण के मुद्दे पर हो। आप लोग रचनात्मक रवैया अपनाएंगे सदन में, संसद में, या फिर हम राजनीति और विरोध ज्यादा देखेंगे? हमारा तो हमेशा ही रचनात्मक रवैया रहता है। आपकी एक क्यों सच ज़रूरी है, आपने शुरुआत यहाँ से की है, तो सच बोलने की जिद में ये दिन देखना पड़ा, हमको सलीबे जीस्त पे लटका दिया गया। सच अगर कोई बोलता है इस देश की राजनीति के अंदर, वो कम्युनिस्ट लोग होते हैं। आर्थिक आधार पे, आर्थिक एजेंडे पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस का और बीजेपी का आर्थिक एजेंडा सेम। वो एफडीआई ला रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। वो 49% ला रहे थे, ये 100% लिया है। अब कोई विरोध नहीं है, वहाँ कोई राष्ट्रवाद आड़े नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर इन 2 साल की उपलब्धियां अगर गिनाई जाएं तो घर वापसी अभियान इनका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लव जिहाद इनकी दूसरी उपलब्धि है, बीफ का मुद्दा इनकी तीसरी उपलब्धि है, और किसानों की आत्महत्या इनकी चौथी उपलब्धि है। इन्होंने भाषण के अंदर एक उपलब्धि नहीं दिखाई, बजट सेशन के अंदर, जो इन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया है। वो माफ करना तो इनके साथ आता है, लेकिन गरीब आदमी की बात करते हैं। आज एक किसान ने बिजली के बिल को लेकर आत्महत्या कर ली, उनके लिए इनके पास कोई आंसू नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, वहां इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनका आर्थिक एजेंडा बीजेपी का सेम है। अब आ जाइए जेएनयू मुद्दे के ऊपर। लोग सब ये कह रहे हैं कि जेएनयू के ऊपर सियासत हो रही है, जेएनयू में लेफ्ट फ्रंट जा रहा है। पहले कौन गया जेएनयू के अंदर? पहले जाके एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जाके वहां एफआईआर दर्ज कराई है। पहले बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर हैदराबाद जाती हैं। रोहित वेमुला उनकी वजह से आत्महत्या करता है, उसके इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है कि उसने आत्महत्या जिनकी वजह से की है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। वो सब भूल रहे हैं। सिर्फ आज ये बात हो रही है कि राहुल गांधी जेएनयू जा रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट जेएनयू जा रहा है। ये जाना क्यों पड़ रहा है? हम भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कहना चाहिए देश विरोधी नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके देश विरोधी नारे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा क्लियर स्टैंड है। लेकिन वो लगाए किसने? बात तो ये करना पड़ेगा कि कोई फैब्रिकेटेड सीडी अगर किसी चैनल पे आ जाती है तो उस पे अगर वो चलती है, क्या उस पे कार्रवाई होगी या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी? आज आईबी की रिपोर्ट मौजूद है, अमर उजाला में छपी है कि वहां पर कन्हैया के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो बिल्कुल गलत है, जल्दबाजी में लगाए गए इल्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक चैनल पे भी एक स्ट्रिंग चल रहा है। ये क्या हो रहा? कहना चाहिए उसे लाया जाता है प्लानिंग के साथ, कोर्ट में उसे इतना मारा जाता है कि उसका यूरिन भी कहना चाहिए वो हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? लाल सिर्फ तिरंगा हाथ में लेके पटियाला हाउस कोर्ट में जाके गुंडागर्दी करना, ये राष्ट्रभक्ति है? या ये कुछ राष्ट्रवादी चैनल, तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल अपनी वही जो चीज चला रहे हैं जो बीजेपी का एजेंडा है, क्या वो राष्ट्रवाद है? कौन बताएगा? राष्ट्रवाद की एक सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी ना। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है? राष्ट्रद्रोह की परिभाषा मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर आज जो हुआ, करोड़ों रुपए की संपत्ति वहां नष्ट हो गई, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? वहां लोगों के मॉल फूंक दिए गए, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ? नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर एक वातावरण होता है, जेएनयू का एक माहौल रहा है, वहां डिबेट की प्रतियोगिता है। आरती जी खुद फरमा रही हैं, हम डिबेट चाहते हैं। डिबेट जब होती है जब 2 विचारधाराएं होती हैं। आप तो दूसरी विचारधारा को कुचलने पर लगे हुए। तो जैदी साहब, ये जितनी भी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी गूंज सदन में सुनाई देगी। इन मुद्दों को आप इस बजट सत्र में जोर शोर से उठाने जा रहे हैं सर, क्या? बिल्कुल, हमारे नेता इसे उठाएंगे। आपकी हर बात कहने चाहिए, जो आप कहें वो राष्ट्रवाद नहीं। सिर्फ आपके कहने से राष्ट्रवाद नहीं होगा। राष्ट्रवाद की राष्ट्रभक्ति हमें कौन सिखाएगा? हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। 1 मिनट, 90 सालों का हमारा इतिहास रहा है। 1925 से लेके सन 47 तक ये एक शहीद बता दें, हम 100 गिना सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। अब जरा हम प्रत्युष जी को ले आए, क्योंकि आपके तेवरों से लग रहा है पीयूष जी बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले 3 दशकों से वो पार्लियामेंट को देख रहे हैं बड़ा करीब से, कि अगर बाहर इतने मुद्दे तैयार हैं किसी भी बजट सत्र से पहले, तो बजट सत्र का अंजाम क्या और कैसा होगा, ये हमारे सभी दर्शक आराम से समझ सकते हैं। प्रत्युष जी,
ठीक है, सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर हम वही कह रहे हैं कि जब हम चर्चा करते हैं तो एक लाइन बार बार बोलते हैं साहब कि ये टैक्स पेयर का पैसा और कामकाज क्यों नहीं होता, और विपक्ष जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता, और सरकार क्यों नहीं सत्र चलवा रही है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। क्या वैसा माहौल दिखाई दे रहा है, या इस वक्त सरकार के लिए बाहर जिस तरह के मुद्दे हैं वो ज़्यादा बड़ी परेशानी का सबब है? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि सरकार ने खुद ही जो जितने तरह के मुद्दे सदन प्रारंभ होने से पहले दे दिए हैं कि निश्चित ही सदन नहीं चलने वाला है। इतना सारा उन्होंने मुहैया खाद करा दिया है विपक्ष को कि स्वाभाविक है ये चलने वाला नहीं है। इनका जो बजट सत्र है, बजट पास होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसा दिख रहा है देश की जो राजनीतिक हालत है, हालत को बिगाड़ने में हरियाणा में तो हमारी सरकार नहीं है, उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन आज हरियाणा में जो नुकसान हुआ है 34,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आज की खबर है, जितने दुकान और जितनी चीज़ों की आग लगाई गई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इस पर क्या विपक्ष चुपचाप बैठेगा? निश्चित ही नहीं बैठेगा। जेएनयू में जो हुआ, जेएनयू में 50-60 लोग जो है रात में अंधेरे में कुछ नारा लगा रहे थे, और एक चैनल ने जिस तरह से बायस तरीके से, उसके पत्रकार ने इस्तीफा भी दिया अंतरात्मा की आवाज़ पे, उसने जिस तरह से उसको फैलाया, और उसके बाद होम मिनिस्टर एक गलत ट्वीट पे बयान दे देते हैं कि वो हाफिज सईद के इशारे पे ये लोग छात्र नेता काम कर रहे थे। जो 50-60 लोग के बीच की आवाज़ को इन लोगों ने जिस तरह से अपने फेवर के चैनल और उनके राजनेता के माध्यम से जो फैलाया, उससे ज़्यादा देश टूटा, उससे ज़्यादा देश टूटा, या कि वो 50-60 लोगों के नारा लगाने से देश ज़्यादा टूटा? ये भी विचार करने की बात है। जो राजनीति इनके नेता संजीव बालियान, संगीत सोम, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, वो लोग जो करते हैं, उससे देश ज्यादा बंटता है। देश सिर्फ भूगोल से नहीं बंटता है, देश लोगों के दिलों में भी बंटता है। तो उससे ज्यादा देश बटा है कि ये जो 50-60 लड़के जो वहां पर तथाकथित रूप से नारा लगाए, उससे देश बट रहा था। तो ये भी विचार करने का बात है। इन्होंने पूरा खाद मुहैया कराया है सदन नहीं चलने देने का। आरती जी आप समझ रही हैं, आरती जी आप सुन रही हैं, आपने जेपी अग्रवाल साहब को सुना, जैदी साहब कह रहे हैं, डॉक्टर प्रत्युष कह रहे हैं कि सारा माहौल, सारा एजेंडा तो आपने सेट करके दे दिया। ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। संक्षेप में सर पूरा करें। एक लाइन और मैं बोलना जवाब लेना चाहते हैं आरती जी से। जी हाँ, एक लाइन मैं और बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं कि इनके पीछे भी इनका एक सोची समझी रणनीति है। ये जितना वादा करके, झूठा वादा करके सरकार में आए हैं, कोई पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए ये विपक्ष पर तोहमत डालने के लिए ये सब करते हैं कि सदन नहीं चले, कोई काम आगे नहीं बढ़े, बस हम कर देंगे। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि सरकार हमारे विकास के कामों से घबरा गई है। हमारे विकास के काम हुआ है, हमारे एजेंडे को डिरेल करने के लिए पर साल देंगे, दिया नहीं दिया। बुलेट ट्रेन दौड़ेगा, चक्का चला नहीं चला, काला धन वापस आया, कुछ भी नहीं हुआ। 25 तारीख को रेल, बहुत सारी चीजें हैं। बुलेट ट्रेन की आपने हो रहा है, 25 फरवरी को रेल बजट आना है, और 29 तारीख ये तो समय काट रहे हैं विपक्ष पर। उसमें हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हम ब्रेक पर जाएं, आरती जी से जवाब लें, उससे पहले जरा पीयूष जी की टिप्पणी। ठीक है जेपी साहब, ठीक है। पीयूष जी की एक छोटी सी टिप्पणी। पीयूष जी, चुनौतियां तो इसी डिबेट में दिख रही हैं। ये तो हम मिनी पार्लियामेंट भी समझ लें। यहाँ तो 5-6 मेहमान ही हैं। आप अंदाजा लगाइए बजट सत्र में कल से जब विधिवत कार्रवाई शुरू होगी तो क्या अंजाम होगा सर? क्या वाकई सत्ता पक्ष ने मुद्दे दे दिए थाली में परोस के? निश्चित रूप से दे दिए। और राजीव जी, मैं तो कहूँगा कि मतलब दुर्भाग्य से हर सत्र के पहले जो है जो सरकार जो है विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा दे रही है। आपको याद होगा कि जो है कि वर्षाकालीन सत्र था, असहिष्णुता का मुद्दा था। जी हाँ, उसके बाद जो शीतकालीन सत्र था, वहां भी वही मुद्दा, कुछ मुद्दा उठा था इस तरह से, वो उसी भेड़ चढ़ गया। तो ये अजीब सा इस सरकार में दिखाई देता है कि या तो ये विश्वास जो अपने अंदर का विश्वास है वो धीरे धीरे ये लूज कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। बस आरती जी आपसे जवाब लेंगे मैम
बिल्कुल, हम देखिए, बात पूरी सुन ले फिर आ रहे हैं। क्योंकि ये पता था कि बजट सेशन कितना महत्वपूर्ण होता है, बजट पास होना है, बजट पे ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात कर रहे थे उसके पहले, और कई चीजें लाने वाले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई चीजें लाने वाले थे। लेकिन ये घटनाएं जो जेएनयू की हो गई, जो हैदराबाद की हो गई, जिस तरह से उसको डील किया गया, जिस तरह से उस पर स्टेटमेंट आए भाजपा के लोगों के और सरकार की तरफ से भी, गृहमंत्री तक के जिस तरह के स्टेटमेंट आए, तो इन्होंने ये तो जैसे अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये खाद उपलब्ध करा दी है विपक्ष को। और निश्चित रूप से देखिए, खुद सरकार भी चाहती है कि इस मामले पे, जेएनयू के मामले पे, सरकार ने भी कहा है कि उस पर वो बहस होनी चाहिए, और उन्होंने तैयार है, और विपक्ष ने तो नोटिस दिया हुआ है, तो ये बहस होगी। मुझे लगता है 25 तारीख को रेल बजट पेश होगा, उसके बाद जब 29 को आम बजट पेश होगा, तो पेश हो जाएगा, चूंकि वो होना है जरूरी है, इसलिए हो जाएगा। लेकिन जो बहस होनी चाहिए उन पे, वो उन पे नहीं होगी, और वो डिरेल होकर सारा मामला वही आएगा कि जो ये जेएनयू में हुआ है, जो वेमुला के साथ जो हुआ, जिस तरह दलितों के साथ, छात्रों के साथ जो हो रहा है, वो सारी। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ये सरकार अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज करती जा रही है, वो दो बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बात तो जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही, वही सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। इसके लिए अब इसके आगे कोई इसके पास बचता नहीं। जबकि उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की सरकार की नीतियां आई हैं, सरकार जो कार्यवाही रही है, वो ये साफ बता रही है कि ये लोगों को बांटना चाहती है। दूसरा, मोदी जी ने अभी कल कहा था कि ये अभिभाषण के पहले उन्होंने कहा था कि देखिए, डेमोक्रेसी की क्या को आलोचना होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए सरकार की। दूसरा, उन्होंने कहा राजीव जी कि सरकार की सीमाएं होती हैं। ये मुझे साफ लगता है, ये नरेंद्र मोदी जी जब सरकार बना के आए थे, तब ये उनमें नहीं दिखता था। जिस तरह से वो भूमि लेकिन अब उनको हो सकता है सीमाएं समझ में आ रही हैं। बिल लाए थे, विपक्ष की भूमिका और सीमाओं की 282 सांसद उनके साथ थे, तो एक उनमें तेवर हुआ करता था। आज मुझे लगता है कि वो कंसीड कर रहे हैं जमीन, और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आज की डिबेट में जेपी अग्रवाल साहब मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी इस बजट सत्र का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जेपी साहब आएंगे, लेकिन पहले बारी है आरती जी से जवाब लेने की। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पार हम आरती जी से शुरुआत करेंगे, उनसे हम सारे आरोपों का जवाब लेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 4 राज्यों के चुनाव हैं आने वाले दिनों में। इस बजट में या इस बजट सत्र में उन चुनावों की छाया भी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के लिहाज से भी यह बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 76 सीटों पर जून के आसपास राज्यसभा के चुनाव होने हैं, और तमाम विश्लेषक ये मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि कमजोर पड़े, और सत्ता पक्ष भी राज्यसभा में इस बात का इंतजार कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।